हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। तो हम लोग बात कर रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरल साइंस की टॉप 25 क्वेश्चंस की, जिसकी ये प्रैक्टिस सेट 5 है। और ये वीडियो सभी एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी एग्जामिनेशन में आए हुए क्वेश्चन हैं उन सभी को हम लोग लेकर के इसमें करवा रहे हैं, ठीक है, जिससे कि आपकी अच्छी से अच्छी प्रैक्टिस हो पाए। और इसकी 4 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी ली जा चुकी है, ये है 5 प्रैक्टिस सेट। तो जिसने भी वीडियो को नहीं देखा है ज़रूर से देख लेगा, बहुत ही अच्छे अच्छे उसमें क्वेश्चन लिए गए हैं। ओके, और कमेंट करके आप लोग लास्ट में अपना स्कोर ज़रूर बताया करिए कि आपको कितने स्कोर मिले हैं, 25 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। और लास्ट में एक क्वेश्चन भी आपको दिया जाता है, उस क्वेश्चन के आंसर करके आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि उसका क्या राइट ऑप्शन होना चाहिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए वीडियो की PDF के लिए, ठीक है। और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना सपोर्ट शो करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन फर्स्ट को पढ़िए। पादप कोशिका में DNA होता है। पादप कोशिका में DNA होता है। 4 ऑप्शन आपके पास है, किसमें किसमें होता है? हरित लवक में, माइक्रोकॉन्ड्रिया में, केंद्रक में या फिर सभी में। तो इसका आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा? इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि पादप कोशिकाओं में, हरित लवक में भी DNA होता है, माइक्रोकॉन्ड्रिया में भी होता है और केंद्रक में भी DNA होता है, ठीक है ना। तो इन तीनों ऑप्शन में से सभी में पादप कोशिकाओं में DNA होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। आपको बताना है कि उत्तल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। बताइए इसका आंसर क्या करेक्ट होना चाहिए। तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी, काल्पनिक तथा सीधा होता है, ठीक है। उत्तल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक तथा सीधा होता है। यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए ये वाली इमेज जो है उतनी क्लियर नहीं है, नेक्स्ट वाले पे आप लोग देख लीजिए इसकी इमेज थोड़ा सा। ओके, तो इस पे इमेज देखिए, आपको अब क्लियर हो जाएगा। तो उत्तल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक तथा सीधा होता है। यहाँ तक समझ में आ गया। थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ होता है। कौन सा होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग आंसर? बताइए, यूरिया, यूरिक अम्ल, अमीनो अम्ल या अमोनिया, क्या करेक्ट हो जाएगा? तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि यूरिया। स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है? यूरिया होता है, ठीक है, जैसा कि आपको यहाँ पर डायग्राम में दिख रहा है। ओके, चलिए यूरिया समझ लीजिए क्या होता है। यूरिया एक कार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र डायग्राम में आपने पढ़ ही लिया है, NH2 का होल ट्वाइस CO होता है। कार्बनिक रसायन के क्षेत्र में इसे कार्बामाइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बामाइड भी कहा जाता है। यह एक रंगहीन, गंधहीन, सफ़ेद, रवेदार, जहरीला ठोस पदार्थ होता है और जल में यह क्या है? अति विलय है। ओके, जल में यह अति विलय है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, इसको बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होना चाहिए। 92 यूरेनियम 238 में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है? 92 यूरेनियम 238 में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है? तो न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकाली जाती है, आइए इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, न्यूट्रॉन की संख्या बराबर क्या होता है? परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक, ठीक है। क्या होता है? परमाणु भार को A से रिप्रेजेंट करते हैं और माइनस हो जाएगा परमाणु क्रमांक। तो परमाणु भार की वैल्यू इसमें कितनी दी गई है? देखिए 238, ठीक है। 238 में से हमें माइनस कर देना है 92, यानी कि परमाणु क्रमांक। तो आपके पास आपका आंसर क्या आ जाएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा 146। तो इसका कोई ऑप्शन करेक्ट है, तो 146 ये आपका आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है। तो न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं? परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक करके न्यूट्रॉन की संख्या निकाल लेते हैं। ओके, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। 2 टाइप की यूरेनियम होते हैं, इन दोनों को आप लोग ध्यान में रख लीजिए, ठीक है। आइसोटॉप्स होते हैं यूरेनियम के, एक होता है 235, एक होता है 238। ओके, दोनों में न्यूट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या आपको स्क्रीन पे दी गई है। ओके, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करते हैं। रेडियोधर्मी पदार्थ क्या उत्सर्जित करते हैं, ये आपको बताना है। ऑप्शन में क्या क्या है? अल्फा कण, बीटा कण, गामा कण या सभी। डायग्राम में देखिए, डायग्राम में देख के बताइए कि रेडियो एक्टिव हैं ये क्या क्या उत्सर्जित कर रहे हैं। तो ये अल्फा पार्टिकल को भी उत्सर्जित कर रहे हैं, ठीक है, गामा रे को भी उत्सर्जित कर रहे हैं, बीटा पार्टिकल भी उत्सर्जित कर रहे हैं। ओवरऑल इसका आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट, यानी कि सभी। तो रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करते हैं अल्फा कण, बीटा कण, गामा कण, सभी। ओके, इसका आंसर ये करेक्ट है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। रेडियोधर्मी पदार्थ क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जो स्वयं ही ऐसी ऊर्जा निकालते हों विकिरणशील या रेडियोधर्मी कहलाते हैं, ठीक है। ऐसे पदार्थ जिनकी परमाणविक नाभिक स्थिर नहीं होती है और जो निश्चित मात्रा में आवेशित कणों को छोड़ते हैं रेडियोधर्मी या रेडियो एक्टिव कहलाते हैं। क्लियर हो गया इसकी डिफिनेशन। चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 6 आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन 6 को पढ़िए। क्वेश्चन 6 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव नेत्र का भाग नहीं है? 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, इनमें से कौन सा एक मानव नेत्र का भाग नहीं है ये आपको बताना है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, इसका आंसर सब लोग जल्दी से दीजिए।
तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन है यानी कि फीमर, ठीक है। फीमर मानव नेत्र का भाग नहीं होगा। बाकी और जो लिखे हुए सब आइरिस, प्यूपिल, रेटिना, ये सब मानव नेत्र के भाग हैं। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। फीमर कहाँ का होता है? तो फीमर मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है और यह मानव की जांघ की हड्डी है, ठीक है ना। जबकि आइरिस, प्यूपिल, रेटिना मानव नेत्र के भाग होते हैं, ठीक है। जबकि आइरिस, प्यूपिल और रेटिना मानव नेत्र के भाग हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। जब पानी में सूखी किशमिश रखा जाता है तो वह किस प्रक्रिया के कारण फूल जाता है? 4 ऑप्शन आपके पास हैं, इन चारों में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट है। इसमें से बताइए किस प्रक्रिया के कारण वह फूल जाता है। तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन है यानी कि परासरण के कारण। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं अब। क्या होता है परासरण? विलायक का कम सांद्रता के विलयन से अधिक सांद्रता के विलयन की ओर अर्धपारगम यानी कि सेमी पेमरेबल झिल्ली से होकर के स्वतः प्रवाह करते हैं, तो ये क्या कहलाता है? परासरण यानी कि ऑस्मोसिस कहलाता है। ओके, इस क्रियाविधि में क्या होता है? जिसमें विलय के अणु या कण विलयन में जाकर के उसके सभी भागों की सांद्रता को समान कर देते हैं, विसरण कहलाता है, डिफ्यूजन कहलाता है। ओके, समझ में आ गया? तो परासरण और विसरण दोनों आपको क्लियर हो गया अच्छे से। ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन क्लियर हो गया यहाँ तक। तो किसमिस में क्या होता है? कम सांद्रता की विलयन से अधिक सांद्रता की विलयन की ओर जाते हैं, इस वजह से वो क्या होती है? जब पानी में डाला जाता है तो वह किसमिस फूल जाती है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। बल का वह प्रकार जो गति का विरोध करता है और तापीय ऊर्जा को मुक्त करता है किस नाम से जाना जाता है? सिंपल सा आप लोग ये समझिए कि बल का वह प्रकार जो गति का विरोध करता है उसे क्या कहते हैं। तो जैसा कि इमेज में आपको क्लियर है ही है ऑप्शन, तो इसका ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि घर्षण। तो घर्षण जैसा कि इमेज में देखिए ये बल की दिशा है और घर्षण की दिशा इसके जस्ट अपोजिट है। घर्षण की दिशा क्या है? बल की दिशा के विपरीत है। तो बल की दिशा के विपरीत जो होता है, विरोध करता है, वो होता है घर्षण बल। ओके, क्लियर हो गया यहाँ तक? तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका एक्सप्लेनेशन पहले एक बार देख लीजिए। घर्षण बल क्या है? तो घर्षण एक बल है जो दो तलों के बीच सापेक्षी यानी कि स्पर्शी गति का विरोध करता है। घर्षण बल का मान दोनों तलों के बीच अभिलंब पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? अभिलंब पर निर्भर करता है। और घर्षण कितने प्रकार के होते हैं? तो घर्षण 2 प्रकार के होते हैं, स्थैतिक और गतिक घर्षण। डायग्राम में आपको दिखाया गया था, तो वो स्थैतिक घर्षण था या फिर गतिक घर्षण था? इसको कमेंट करके बताइए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है, ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है एसी को डीसी में बदलने के लिए, डीसी को एसी में बदलने के लिए, या डीसी वोल्टेज में अपचयन उपचयन करने के लिए, या एसी वोल्टेज में उपचयन या अपचयन करने के लिए। तो इसका आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा? इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि एसी वोल्टेज में उपचयन या अपचयन करने के लिए। यानी स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर आपने लोगों ने सुना है, तो बस वही काम को बोल रहा है कि एसी वोल्टेज को उपचयन तथा अपचयन करने के लिए। और एसी को डीसी में बदलने के लिए हमने एक नेक्स्ट वीडियो में बताया था, क्या यूज़ करते हैं एसी को डीसी में बदलने के लिए? तो एसी को डीसी में बदलने के लिए रेक्टिफायर का यूज़ किया जाता है। ओके, तो चलिए चलते हैं अब इसके एक्सप्लेनेशन पे। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। वह ट्रांसफार्मर जो दी जाने वाली कम वोल्टेज को अधिक वोल्टेज में बदलते हैं उसे हम कहते हैं स्टेप अप, यानी कि कम वोल्टेज को अधिक वोल्टेज में बदल दे रहे हैं तो वो हो जाएगा स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और वह ट्रांसफार्मर जो दी जाने वाली अधिक वोल्टेज को कम वोल्टेज में बदल देते हैं उसे हम कहते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो अधिक को कम में बदल रहा है तो स्टेप डाउन, और कम को अधिक में बदल रहा है तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर। आइए इसका डायग्राम देख लीजिए। तो इस डायग्राम में जो पहला डायग्राम है वो है स्टेप अप ट्रांसफार्मर का, और जो सेकंड डायग्राम है वो है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का। ओके, यहाँ तक करेक्ट हो गया, क्लियर हो गया एकदम अच्छे से। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि डॉपलर प्रभाव पर आधारित है। ओके, तो प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी डॉपलर प्रभाव पर आधारित है। डॉपलर प्रभाव की आप लोग इमेज देख लो। आइए इसका एक्सप्लेनेशन कर देते हैं। आइए देखते हैं। जब किसी ध्वनि स्रोत और श्रोता के बीच अपेक्षित गति होती है तो श्रोता को जो ध्वनि सुनाई पड़ती है उसकी मूल आवृत्ति से कम या अधिक ध्वनि होती है। क्लियर हुआ क्या कहना चाह रहे हैं? स्रोत और श्रोता के बीच अपेक्षित गति जब ध्वनि की होती है तो श्रोता को जो ध्वनि सुनाई पड़ती है उसकी आवृत्ति मूल आवृत्ति से कम होगी या अधिक होगी, जरूरी नहीं कि सेम आवृत्ति आपको सुनाई पड़े। ओके, तो इसी को डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? आपको बताना है कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा श्लाइडन एवं श्वान ने। ठीक है, श्लाइडन एवं श्वान ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पहले इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। जर्मन पादप वैज्ञानिक श्लाइडन एवं जंतु वैज्ञानिक श्वान ने अपने खोजों के आधार पर कोशिका के बारे में जो मत प्राप्त किए हैं उसी को ही कोशिका सिद्धांत कहते हैं। इनके अनुसार कोशिका सजीवों की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है और नई कोशिका की जो उत्पत्ति होती है वो पहले से मौजूद कोशिकाओं से ही होती है। तो ये इन्होंने अपना सिद्धांत दिया था जो अभी भी हम लोग पढ़ते हैं।
एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोशिका जीवों की क्या है, तो वो होती है रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है, ठीक है ना। तो कोशिका जीवों की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, ये इन्होंने ही बताया था। और ये भी बताया था कि कोशिका की उत्पत्ति पहले से मौजूद कोशिकाओं से ही होती है। ओके, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जल प्रवाह को मापने की यूनिट क्या है? जल प्रवाह को मापने की यूनिट क्या है आपको बताना है। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि क्यूसेक। जल प्रवाह को मापने की इकाई है क्यूसेक। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। जल प्रवाह को मापने की यूनिट क्यूसेक अथवा क्यूबिक मीटर पर सेकेंड होती है। क्या होती है? क्यूबिक मीटर पर सेकेंड होती है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। लकड़ी की आयु ज्ञात करने में सहायक है। लकड़ी की आयु ज्ञात करने में क्या सहायक है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इन चारों में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट है, बताइए क्या हो जाएगा। तो लकड़ी की आयु ज्ञात करने में क्या सहायक है? तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि कार्बन 14। ठीक है, कार्बन 14 लकड़ी की आयु ज्ञात करने में सहायक होता है। ओके, तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा। कार्बन डेटिंग पुरातत्व जीव विज्ञान में जंतुओं एवं पौधों के प्राप्त अवशेषों के आधार पर जीवन काल समय चक्र का निर्धारण करने में कार्बन काल निर्धारण विधि का प्रयोग किया जाता है। कार्बन 14 कार्बन का रेडियोधर्मी आइसोटोप है और इसका अर्ध आयु काल क्या होता है? तो इसका अर्ध आयु काल 5730 वर्ष का होता है। ठीक है, तो इसका अर्ध आयु काल क्या होता है? तो इसका अर्ध आयु काल होता है 5730 वर्ष का। ओके, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। रमन का प्रभाव किसने दिया? आपको बताना है रमन का प्रभाव किसने दिया। क्या करेक्ट होना चाहिए इसका आंसर? तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा, जैसा कि नाम से ही पता है, तो रमन का प्रभाव दिया था सीवी रमन ने। किसने दिया था? सीवी रमन ने। ओके, आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा। तो रमन प्रभाव के लिए सीवी रमन को 1930 वर्ष में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। वे एशियाई देश में रहने वाले पहले ऐसे व्यक्ति थे जिनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ओके, अब इनका प्रभाव देखिए क्या है। तो रमन प्रभाव के अनुसार जब प्रकाश की किरण किसी एक द्रव्य से निकलती है, द्रव्य यहाँ पे हो जाएगा ठोस, द्रव, गैस, तीनों की बात की जा रही है। तो जब प्रकाश की किरण किसी एक द्रव्य से निकलती है तो इस प्रकाश तरंग का कुछ भाग एक ऐसी दिशा में प्रकीर्ण हो जाता है जो कि आने वाली प्रकाश तरंग की दिशा से क्या होता है? भिन्न होता है। क्लियर हो गया यहाँ तक? ये रहा रमन का प्रभाव। आप लोग अच्छे से इसको याद कर लीजिए, बहुत क्वेश्चन इससे आते रहते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से कौन सा वंशानुगत रोग है? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा वंशानुगत यानी कि आनुवांशिक रोग है। तो इसका आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा? इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि हीमोफीलिया। ओके, हीमोफीलिया वंशानुगत रोग है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। इसका एक्सप्लेनेशन है, यह एक ऐसा विकार है जिसमें रक्त का थक्का समान रूप से नहीं बनता है और जब खून ठीक से नहीं जम पाता है तो चोट लगने के बाद शरीर के बाहर या अंदर बहुत ज़्यादा खून बहता रहता है। तो ये था हीमोफीलिया। हीमोफीलिया क्या होता है? ठीक है, अब एक चीज़ और याद रखिएगा कि हीमोफीलिया को राजघराने की बीमारी भी कहते हैं। ओके, क्योंकि इसकी जो सबसे पहले प्रभावित थी वो थी इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया। ठीक, तो हीमोफीलिया एक आनुवांशिक जन्य रोग है। ओके, यानी कि वंशानुगत रोग है। और ये क्या होता है? तो इसमें रक्त का थक्का समान रूप से नहीं बन पाता है और इसको राजघराने की बीमारी भी कहा जाता है। ओके, यहाँ से आपके क्वेश्चन क्लियर हो गए सारे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विरंजक चूड़ का रासायनिक नाम क्या है? आपको बताना है विरंजक चूड़ का रासायनिक नाम क्या है। तो इसका आंसर कैसे करेक्ट हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट यानी कि ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो गया ब्लीचिंग पाउडर करेक्ट। विरंजक चूड़ का रासायनिक नाम ब्लीचिंग पाउडर है। अब ये इसकी देखिए बनने की विधि कैसे प्रभावित करते हैं। तो आइए एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, फिर आपको हम डायग्राम दिखाएंगे तो समझ में आ जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। शुष्क बूझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रभावित करके इसका उत्पादन किया जाता है और इसका रासायनिक स्रोत होता है CaOCl2। ओके, CaOCl और ये 2 थोड़ा नीचे लगता है। CaOCl2 ये है इसका रासायनिक सूत्र और शुष्क बूझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रभावित करके इसका उत्पादन किया जाता है। अब देखिए डायग्राम में ये क्या है? शुष्क बूझा हुआ चूना है, उस पर क्लोरीन गैस जो है इधर से प्रभावित की जा रही है। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है? विरंजक चूड़ यानी कि बूझा हुआ ब्लीचिंग पाउडर। ओके, और किस पे मिलेगा? तो बूझा हुआ चूना ये प्रभावित किया जा रहा है यहाँ से। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पाचन तंत्र में भोजन के साथ मिश्रण करने वाले एंजाइम का नाम बताइए। और सबसे पहले एंजाइम का नाम पूछा है। पाचन तंत्र में जो भोजन के साथ मिश्रण करने पे सबसे पहला एंजाइम कौन सा होता है? तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा एमाइलेज। ठीक है, सबसे पहले एमाइलेज मिलता है और एमाइलेज कहाँ पे पाया जाता है? आइए देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, मुंह में मौजूद लार ग्रंथियां लार वाले एमाइलेज एंजाइम का स्त्राव करती हैं जो क्या करता है? भोजन में मौजूद स्टार्च को चीनी में बदल देता है और चीनी में बच जाता है। स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो है वो मुंह से ही शुरू हो जाता है, इसलिए एमाइलेज पहला एंजाइम है जो पाचन की क्रिया में मदद करता है। ठीक है, तो पहला एंजाइम कौन सा है जो पाचन की क्रिया में मदद करता है? तो वो है एमाइलेज। ओके, यहाँ से क्लियर हो गया। और एमाइलेज कहाँ पाया जाता है? तो एमाइलेज मुंह में लार ग्रंथियों में पाया जाता है। एमाइलेज का स्त्राव कौन करती हैं? तो लार ग्रंथियाँ
स्त्राव करती हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर? तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अल्कोहल शरीर में पहुंच करके निम्नलिखित प्रभाव दिखाता है। अल्कोहल शरीर में पहुंच करके निम्नलिखित प्रभाव दिखाता है, तो वो क्या कर देता है? तो इसका आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि संवेदनशीलता को कम कर देता है। ठीक है, अल्कोहल शरीर में पहुंच करके संवेदनशीलता को कम कर देता है। यहाँ तक क्लियर हो गया? इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? अल्कोहल साइकोटिक ड्रग होता है जिसका शरीर पर डिप्रेजेंट प्रभाव होता है, जिस कारण शरीर की संवेदनशीलता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ओके, तो अल्कोहल शरीर की संवेदनशीलता को कम कर देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। इसका आंसर बताइए क्या होना चाहिए? चेचक होने का कारण है। चेचक होने का क्या कारण है? जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, तो ये कौन सा वायरस है? तो इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन बी, यानी कि वेरियोला वायरस। चेचक होने का कारण क्या है? वेरियोला वायरस। और चेचक के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? कमेंट करके बताइए आप लोग, चेचक के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? ये हमने आपको किसी वीडियो में पढ़ाया है, ठीक है ना। क्वेश्चन 20 आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन 20 को पढ़िए। क्या होना चाहिए? पारदर्शी साबुन के निर्माण में क्या उपयोग में लाया जाता है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इसमें से कोई एक ऑप्शन करेक्ट है, बताइए जल्दी से। पारदर्शी साबुन को बनाने में क्या उपयोग में लाया जाता है? तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि एथेनॉल। ठीक है, एथेनॉल को उपयोग में लाया जाता है पारदर्शी साबुन के निर्माण में। ओके, चलिए चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन पे। इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा देख लीजिए। साबुन उच्च अणुभार वाले कार्बनिक वसीय अम्लों के सोडियम या पोटेशियम का लवण होता है। ठीक है, तो साबुन किसका लवण होता है? सोडियम या पोटेशियम का लवण होता है। ओके, चलिए चलते हैं क्वेश्चन 21 पे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। जीन शब्द किसने बनाया था? जीन शब्द किसने बनाया था, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि W.L. जोहानसन ने जीन शब्द बनाया था। ओके, यहाँ तक क्लियर? चलिए चलते हैं क्वेश्चन 22 पे। क्वेश्चन 22 आपकी स्क्रीन पे है। मानव विकास का अध्ययन क्या कहलाता है? मानव विकास का अध्ययन क्या कहलाता है, ये आपको बताना है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? राइट, तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा एंथ्रोपोलॉजी। ये क्वेश्चन आपसे हमेशा पूछा जाता रहता है, याद रखिएगा। मानव विकास का अध्ययन हो गया, या फिर कवक का अध्ययन करना क्या कहलाता है। तो इस टाइप के अध्ययन वाले जो क्वेश्चन है ना, उसको आप जरूर से याद रखिएगा। किसी एक वीडियो में मैं पूरा अध्ययन आपको पढ़ा दूंगी कि किसके अध्ययन को क्या कहा जाता है। ओके, तो चलिए अभी इसका याद रखिए, मानव विकास का अध्ययन क्या कहलाता है, तो उसे कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। एंट अमीबा हिस्टोलिकास से होने वाले रोग का क्या नाम है? एंट अमीबा हिस्टोलिकास से होने वाले रोग का क्या नाम है? तो इसका ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा? मलेरिया, पेचिस, टाइफाइड या पीलिया। क्या होता है एंट अमीबा हिस्टोलिका से? तो इससे होता है पेचिस। ओके, एंट अमीबा हिस्टोलिका से होने वाला रोग है पेचिस। तो चलिए एक्सप्लेनेशन आप लोग देख लीजिए। एम्बॉयसिस के लक्षण अक्सर काफ़ी हल्के होते हैं और इन लक्षणों में क्या होते हैं? ढीले, मलबू, पेट में दर्द और पेट में ऐंठन शामिल हो जाती है। ओके, अमीबिक पेचिस पेट में दर्द, खूनी दस्त और बुखार से संबंधित है। अमीबिस एक गंभीर रूप होता है। ओके, तो समझ में आ गया हिस्टोलिका से संक्रमित क्या होता है? तो हिस्टोलिका से, एंट अमीबा हिस्टोलिका से पेचिस संबंधित बीमारी हो जाती है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बीमारी फैलाने वाले एजेंट को क्या कहते हैं? बीमारी फैलाने वाले एजेंट को क्या कहते हैं, आपको ये बताना है। इसका एजेंट कौन होता है? तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि पैथोजन। पैथोजन क्या होता है? बीमारी फैलाने का एजेंट होता है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। रोग उत्पन्न करने वाले कारकों को रोगजनक या पैथोजन कहते हैं, जैसे जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, कवक इत्यादि। ओके, जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, कवक इत्यादि हो जाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन। विटामिन के का रासायनिक नाम है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है। आपको सारे विटामिन के रासायनिक नाम तो एटलीस्ट याद करके रख ही लेने हैं। जितने विटामिन होते हैं उनके रासायनिक नाम याद करिए। तो विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो ये हो जाएगा फिलोक्विनोन। ठीक है, विटामिन के का रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनोन। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो चलिए अब चलते हैं। कल का जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ये था कल का सवाल। प्रतिध्वनि का क्या कारण है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए करेक्ट, यानी कि ध्वनि का परावर्तन। ध्वनि का परावर्तन जो होता है वो प्रतिध्वनि का कारण होता है। आप चलते हैं आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, चारों में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगा। आपको बताना है नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं। ठीक है, तो कमेंट करके इसका आंसर भी बताइए, और जितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं उसका आंसर भी बताइए कि आपके स्कोर 25 में से कितने स्कोर आपके हुए हैं। ओके, और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर कर देना है। एटलीस्ट 1-2 स्टडी रिलेटेड ग्रुप में इसको जरूर शेयर कर दिया करिए। ओके, तो वीडियो को यहीं पे फिर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।